जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के भूगोल की अगले सीरीज की बात करें तो भारत का भौतिक स्वरूप। इसको मैप से समझेंगे और उसके साथ कंसेप्ट के साथ भी पढ़ेंगे। मैप के साथ देखेंगे और कंसेप्ट के साथ उसको समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एक बार वीडियो को आराम से देखेंगे, उसके बाद फिर से दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान से सुनिए और समझिए और उसको कॉपी पे नोट भी करिए और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप पहले समझ लेते हैं कि भारत के ऊपर जो भी धरातल है या जो भी विविधता पाई जाती है, जैसे मतलब कहीं पे पठार है तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो कहीं खाई है तो कहीं समतल मैदान है। मतलब कि ये भारत पे जो भी विविधता पाई जाती है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा है, तो वो आपसे एग्जामों में उस हिस्से को भी पूछ लेता है कि जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल है यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है, उसमें पूछ लेता है कि जो पर्वतीय भाग कितना है। तो आपको पर्वतीय भाग परसेंटेज के हिसाब से याद होना चाहिए। तो 10.7%। पहाड़ियाँ कितनी है तो लगभग 18.7%। पठारी क्षेत्र कितना है तो लगभग 27.7%। और मैदानी क्षेत्र कितना है तो लगभग 43%। यानी जो भी इसमें चीज़ें आपको दिख रही है, यानी पर्वतीय भाग या पहाड़ी या पठारी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र, सभी लगभग में ही उनके परसेंटेज के हिसाब से बांटा गया है। अगर भौतिक संरचना की बात करें और धरातल के रूप के अनुसार भारत को लगभग 5 भागों में बांटा गया है। जैसे उत्तरी पर्वतीय हिमालय या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, विशाल मैदान क्षेत्र जिसको कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थल प्रदेश और समुद्री तटीय। तो जैसे यहाँ समझ लीजिए, ये भारत है, तो भारत के ऊपर वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र इसको कहते हैं। यानी भारत के उत्तर में तो उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र इसको बोल लेंगे। विशाल मैदान यानी इसके नीचे सारी नदियां, यहाँ पे ढेर सारे गंगा यमुना सरस्वती या ब्रह्मपुत्र सिंधु सारी नदियां इधर ही बह रही हैं, उनकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, तो उनके अवसादों से इधर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है। अब प्रायद्वीपीय भारत अगर देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत यहीं पे नीचे, यानी इस वाले क्षेत्र को अगर यहाँ पे समझेंगे ऐसे, तो इसी को कह लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार। यानी इस वाले हिस्से को भारत के प्रायद्वीपीय पठार। और मरुस्थलीय प्रदेश आप जानते हैं इधर राजस्थान के क्षेत्र में है, तो इसको मरुस्थलीय प्रदेश कह लेंगे। और समुद्री तटीय यानी यहाँ पे समुद्र से सीमा जो जो राज्य बनाते हैं, यानी उनके तट पे समुद्री तट होंगे। जैसे नाम सुने होंगे कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, काठियावाड़, उत्तरी सरकार, ये सारे तट का नाम सुने होंगे, तो इनको कहते हैं समुद्री तटीय मैदान। तो आइए आगे की चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो आज ऊपर के हम लोग क्षेत्र को समझेंगे, पर्वतीय क्षेत्र को। तो पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र को समझेंगे, उसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है और उनको क्या क्या बोला जाता है। तो आइए अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी उत्तर से दक्षिण विभाजन के आधार पर जो हिमालय हमको दिखता है वो कितने नंबर पे दिखता है, यानी कितनी उनकी संख्या है और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। जैसे अगर बात करें कि पर्वतीय श्रृंखलाओं में कितने भागों में बांटा गया है जो उत्तर का विशाल में पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यानी पर्वतीय श्रृंखलाओं की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यानी यहाँ पे ट्रांस हिमालय की श्रेणी देखेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांस हिमालय लिखा है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। वैसे ही इधर हिमालय के अंतर्गत देखेंगे श्रेणियाँ, तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय यानी बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो इन सभी पर्वतीय श्रेणियों को हम लोग
एक एक करके बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहले ट्रांस हिमालय के बारे में, यानी ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है और उसमें एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे तो समझ लिए कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कैसे है। कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम भी हिमालय का विस्तार है, उसको किस तरह से पूछ लेता है उसको भी एक बार पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे पंजाब हिमालय या इसी को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे एक प्रमुख नदी सिंधु नदी बहती है और इधर सतलज नदी है। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का क्षेत्र होता है। और यहाँ पे देखेंगे कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय, अब यहाँ पे सतलज नदी हो गई और यहाँ पे काली नदी हो गई। तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय आता है। अगर यहाँ से देखेंगे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, तो वो नेपाल हिमालय आता है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में देखेंगे तो असम हिमालय आता है। तो कभी एग्जाम में आपको उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र तो पूछेगा ही, कभी कभी पश्चिम से पूरब के क्षेत्र में भी पूछता है कि किस किस नदियों को आधार बनाकर उनको बांटा गया है। तो पहला पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय और तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। और नदियों को याद रखेंगे कि पहली नदी सिंधु, फिर सतलज और फिर से काली, उसके बाद तीस्ता और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। इन नदियों को याद रखेंगे और क्रम से आप सजा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आइए आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो आगे देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, यानी ट्रांस हिमालय क्या है और इसकी कैसे क्या विशेषता है, एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे यह ट्रांस हिमालय की बात करें तो यह हिमालय का प्राचीनतम भाग है और यहाँ पे K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव होता है। कारण क्या है कि ये लगभग पूरे वर्ष भर हिमछादित रहता है। हिमछादित का मतलब लगभग पूरे वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है। इधर साइबेरियन क्षेत्र और इधर से आने वाली ठंडी, इस पे ठंडे का ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो इसलिए ये बर्फ से ढका रहता है और इसलिए यहाँ पे वनस्पतियाँ उग नहीं पाती है। तो इसलिए बोल लेते हैं यहाँ वनस्पतियों का अभाव रहता है। और ट्रांस हिमालय के ही अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो पूछता है कि दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो उसको हम लोग कहते हैं काराकोरम, यानी काराकोरम के अंतर्गत दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो यहाँ पे काराकोरम यानी ये वाले क्षेत्र पे स्थित है। और ये वाला क्षेत्र तो हम लोग कहते हैं कि भारत में है, लेकिन इस पे कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। तो अभी K2 पाकिस्तान में है। तो इसको याद रखेंगे कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको गाडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर होता है। और उससे याद रखेंगे कि दो मतलब कि 8,800 है तो यहाँ पे 8,611 मीटर याद रखेंगे कि 8,611 मीटर किसकी है, माउंट K2 की या गाडविन ऑस्टिन की कहते हैं। तो यहाँ से ये बातें याद रखना है। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी, यानी कि काराकोरम के बाद कौन सी श्रेणी आती है, लद्दाख। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी होती है राकापोसी। और राकापोसी की अगर बात करें एग्जाम की दृष्टि से तो राकापोसी दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी मानी जाती है। यानी राकापोसी, अगर तीव्रतम ढाल नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी मतलब कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है नुकीला होता है, इसका ये जो ढाल होता है ना वो कम होता है, यानी एकदम खड़ा हिमालय यानी चोटी ये है। तो ये दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी मानी जाती है राकापोसी। और ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख श्रेणी का ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 7,788 मीटर इसकी हाइट है, यानी 7,788 मीटर इसकी हाइट है, किसकी, राकापोसी की। और किस
पर्वत के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के। और किस श्रेणी की? तो लद्दाख श्रेणी की। ठीक है, अब आइए और आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो आगे हैं जैसे बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय की बात करें तो यह बृहद हिमालय जो सबसे ऊंची श्रेणी है, यानी लंबी इसको कहेंगे, ऊंची नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियों में भी आ जाएगा अगर कहेंगे तो, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसी के अंतर्गत आता है। तो ऐसे समझेंगे कि दुनिया की लगभग 10 सबसे ऊंची चोटियों के अंतर्गत जो भी श्रेणियां आती हैं वो बृहद हिमालय है। यानी इसके अंतर्गत देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी इसी में है, कंचनजंगा इसी में है, नंगा पर्वत श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है, नंदा देवी भी। इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर और भी हैं, जैसे बंदरपूछ, कामेत के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत भी है। तो यहाँ पे समझ लेंगे कि अगर हिमालय यहाँ से मतलब कि नंगा पर्वत से लेकर और यहाँ पे नमचा पर्वत तक फैला हुआ है, यानी नंगा पर्वत लद्दाख में और यहाँ नमचा पर्वत और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, कहीं कहीं किताबों में इसको देखा जाए तो तिब्बत में भी दिया है, तो लेकिन ज़्यादातर सही है अरुणाचल प्रदेश में। यानी जो बृहद हिमालय का विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक है। और बीच में अदरवाइज श्रेणियों की बात करें ऊंची ऊंची तो बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, गौरीशंकर, ये सारे इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो नंगा पर्वत अगर काट दिया जाए तो ये तो मान लीजिए लद्दाख में आता है, और ये बंदरपूछ से लेकर नंदा देवी तक ये उत्तराखंड के श्रेणी में आते हैं यहाँ तक। और इधर बात करें यानी नंदा देवी के बाद यानी धौलागिरी पर्वत से लेकर और यहाँ कंचनजंगा के पहले तक ये लगभग नेपाल की सारी श्रेणियाँ आती हैं इसमें। और उसके बाद इस वाले क्षेत्र यानी कंचनजंगा से ऊपर वाले हिस्से को अरुणाचल प्रदेश में कह लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बंदरपूछ और कामेट पर्वत के बीच में भी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनको हम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत या ग्लेशियर मानते हैं। यहाँ से हम लोग के भारत में भागीरथी, यहाँ से यमुना नदी, केदारनाथ से मंदाकिनी, सारी नदियाँ निकलती हैं। कुछ माउंट एवरेस्ट के बारे में अदरवाइज जान लेते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट की बात करें तो 8,848.86 मीटर है। और इसको भारत में माउंट एवरेस्ट या तो अदरवाइज देश में भी इसको माउंट एवरेस्ट के ही नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल के लोग इसको सागरमाथा और तिब्बत के लोग इसको चोमलुंगमा के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे कि तिब्बत में चोमलुंगमा और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला की बात करें तो अगला है मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय यह पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही मशहूर है। और अगर इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो 8,000 से 3,000 मीटर तक है। और इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत ये आदि सभी जितने भी ये पर्यटक स्थल आपको दिखते हैं या सुनने को मिलते हैं ये सारे यहीं पे हैं, यानी इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कुल्लू, मनाली सब उसी वाले क्षेत्र में आते हैं हिमाचल प्रदेश में, मसूरी भी। यहाँ पे देखें नैनीताल तो ये आ जाता है यहाँ पे आपके उत्तराखंड में। तो ये सारे घूमने वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे घूमा जाता है गर्मियों के मौसम में। और यहाँ की ढालों की बात करें तो ये छोटे छोटे यहाँ पे ढाल पे घास पाए जाते हैं और वहाँ देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं, जिसको अगर वहीं पे घास होते हैं जैसे मतलब कि ठंडी के मौसम में जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ता है और बर्फ़ फिर गर्मी का मौसम आता है, बर्फ़ धीरे धीरे पिघल कर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ छोटी छोटी मुलायमदार घास निकल जाती है, जिनको जम्मू कश्मीर में उसी घास को मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। और उस वही घास जब उत्तराखंड में उगती है तो उनको प्याल के नाम से जानते हैं, जैसे बोंग्याल, प्याल आदि नाम से जाना जाता है। तो ये मतलब कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय को देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही मशहूर है। अगला हिमालय की बात करें तो अगला हिमालय है शिवालिक हिमालय, या इसी को कहते हैं बाह्य हिमालय। यानी हिमालय या हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी व भौगोलिक रूप से
इसे युवा भाग कहा जाता है, क्योंकि अभी भी इसमें औसतन ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि इसको नापी जा रही है, तो वृद्धि में कभी उतराव चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर इसकी पश्चिम से पूरब की फैलाव की बात करें तो 850 से लेकर 1200 मीटर तक है, यानी लगभग इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें, जो पूर्व से पश्चिम में अगर ये पर्वत ऐसे फैला हुआ है तो इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो इसमें जो भी पर्वत श्रेणियां हैं लगभग 850 से लेकर 1200 मीटर के बीच में लगभग आती हैं। और इसका विस्तार पूर्व में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर पश्चिम में भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले अराकान पर्वत तक है। जैसे यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये वाली पहाड़ी यहाँ से शुरू हो गई है और ये यहाँ पे भारत के इस वाले हिस्से में आकर ऐसे मुड़ जाती है, तो ये यहाँ पे म्यांमार है और ये भारत, तो भारत और म्यांमार के बीच में अराकान योमा पर्वत, और यही पहाड़ी इधर पाकिस्तान में इधर जाती है तो इसको सुलेमान की पहाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए इसके ऊपर नंगा पर्वत है, ठीक है। और इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून या द्वार कहते हैं। मतलब समतल घाटियां का मतलब ये ऐसे मान लीजिए ये पहाड़ी है और ये वाला बीच में हिस्सा कुछ हो गया और यहाँ पे ऐसे है, तो ये बीच में हिस्सा जो समतल आपको दिख रहा है उसको दून या द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार का नाम सुने होंगे, देहरादून का नाम सुने होंगे, तो ऐसे सारे क्षेत्रों में ये घाटियां बनी हुई है। यहाँ पे घूमने लायक होता है, आकर्षण पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो ये सारा ही आकर्षक है। अब आइए समझते हैं अगला, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, तो इनके बीच के क्षेत्र को भी कभी पूछ लेता है कि जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं और बृहद हिमालय की जहाँ श्रेणियां शुरू हो रही है उनके बीच का क्षेत्र तो कुछ होगा ही। तो ऐसे जैसे मान लीजिए ये ट्रांस हिमालय का एकदम लास्ट वाली छोर है, यानी जिसको कहते हैं जास्कर, और ये बृहद हिमालय है, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं सचर जोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच कौन से जोन स्थित है, तो सचर जोन। या ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय किस जोन से अलग होते हैं, तो सचर जोन से, याद रखेंगे। अगले की बात करें तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा जोन स्थित है, तो मेन, सेंट्रल, ये भ्रष्ट नहीं, इसको थ्रस्ट कर लेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन है। यानी आपसे पूछेगा कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा जोन स्थित है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। और वहीं आपसे पूछा जाए कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मतलब कौन सा जोन है, तो मैन सीमांत दर्रा, या इसी को जोन भी बोल लेंगे, ठीक है। यानी मैन सीमांत दर्रा से कौन से दो पर्वत श्रेणियां अलग होती हैं, तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले की बात करें, यानी हिमालय का जो पश्चिम से पूर्व का विभाजन है, तो उसको यहाँ पे मैप की दृष्टि से देख लेते हैं। एक बार ऊपर देखे ही हैं, इसको फिर से देख लेते हैं कि जैसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय और दूसरा हिमालयन कर लेते हैं, यानी मतलब कि ये यहाँ पे आ गया कुमायूं हिमालय, गलती से आ गया है, ठीक है। ये पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय है, और ये कुमायूं हिमालय दूसरा, और तीसरा नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। यानी यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र है आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये वाला इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, और इसको कहते हैं असम हिमालय। तो मतलब कि ये कोई क्षेत्र नहीं है, ये इसी का हिस्सा नीचे आ गया है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, जो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय में मतलब इसकी क्या विशेषता है यहाँ पे। तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग, जो पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ की बात करें, तो 560 मीटर, यानी 60 किलोमीटर, मीटर नहीं 60 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और यहाँ पर जफरान की खेती होती है। अगर जफरान नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप समझेंगे केसर, यानी केसर का नाम सुने होंगे। केसर सबसे अधिक कहाँ पे उत्पादन होता है, तो जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जफरान की खेती सबसे अधिक होती है, ये भी याद रखेंगे। और जफरान मतलब होता है केसर। अगले की बात करें कुमायूं हिमालय की, तो इसका विस्तार सतलुज नदी से लेकर काली नदी के मध्य में है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें लगभग औसतन की, तो 320 किलोमीटर। और
इसी के अंतर्गत नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। और अगला की बात करें नेपाल हिमालय की, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर नेपाल हिमालय है, तो इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य में है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर है। और इसी हिमालय के अंतर्गत एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटियां इसी के अंतर्गत आती है, यानी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और कंचनजंगा। तो यानी भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है। लेकिन K2 अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि K2 क्या है, ये तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, और यहाँ पे कंचनजंगा बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, ठीक है। अगले की बात करें असम हिमालय की, तो असम हिमालय यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे असम हिमालय आता है। तो असम हिमालय का विस्तार यहाँ पे और यहाँ पे, यानी यहाँ पे तीस्ता नदी है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विस्तार है, और इसकी औसतन लंबाई की बात करें तो 720 से 750 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की जो पर्वत या पहाड़ियां हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।